Hello students, welcome back on online study classes। आज हम लोग जो पोएम है अ टाइगर इन द जू इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको कम डीपली इसको पढ़ेंगे विद इट्स फिगर ऑफ स्पीच, विद इट्स राइमिंग स्कीम, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। द पोएम, इस पोएम को पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, ये जो पोएम है वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस दुख को, उस असहायपन को जो कि एक केज्ड टाइगर है, जो कि एक कैद टाइगर है, दैट लिव्स इन अ जू, जो कहाँ रह रहा है, एक जू में रह रहा है। द पोएट एक्सप्लेन्स, पोएट ये भी एक्सप्लेन करता है कि वॉट हिज लाइफ कुड बी, उसका जीवन कैसा हो सकता है इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल, अगर वो एक फ्री एनिमल होता तो। द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, पोएट हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन, जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बींग्स जानवरों को कैद कर लेते हैं अपने निजी फन के लिए, तो उस समय पर कंडीशन क्या होती है उन जानवरों की, उस कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस पोएम में हमारी पोएट लेस्ली नॉरिस ने। ओके, रीड द स्टेंजास। In stanza 1, the poem starts with the line, he stacks in his vivid strips. He means tiger, जो टाइगर है वो stacks करता है, stacks means move slowly. The meaning of stacks, move slowly, वो जो है बहुत धीरे धीरे मूव करता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड स्ट्रिप्स मीन्स होता है ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स, जो कि आप देख सकते हैं उसकी स्किन पर होती हैं। उन स्ट्रिप्स में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, उन स्ट्रिप्स के साथ हम कह सकते हैं कि टाइगर ने बहुत ब्यूटीफुली उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि टाइगर जिसकी बहुत ही ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हैं, वो स्लोली मूव करता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, अपने ही पिंजरे के, अपने पिंजरे के कुछ कदमों को क्या करता है, वो वॉक करता है। सपोज दैट ये पिंजरा है और इस पिंजरे में वो जितनी पिंजरे की लेंथ है उतना ही वो केवल मूव कर सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और कैसे मूव कर रहा है वो अपने पैड्स, पैड्स मीन्स जो पैर में उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनको कहा गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, इसलिए उसको, उसके जो पैरों की तुलना है वेलवेट से की गई है, तो कहा गया है कि वो अपने वेलवेट के पैरों से इन हिज क्वाइट रेज, अपने वेलवेट के पैरों पर अपने बहुत ही सॉफ्ट फीट से मूव करता है इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स शांत होता है और रेज मीन्स क्रोध होता है, अपने शांत क्रोध में। शांत क्रोध इसलिए कहा गया है चूँकि वो एक पिंजरे के अंदर है, मीन्स उसकी जो ताकत है वो उस पिंजरे के बाहर तो नहीं आ सकती, वो बार्स में जो उसके सामने रॉड्स लगी हैं, आयरन रॉड्स, उसके पीछे ही कैद होके रह गई है, इसलिए वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखता है, अपने आप शांत रखता है अपने आप को, इसलिए कहा गया है कि इन हिज क्वाइट रेज, अब मतलब एक शांत गुस्से में अंदर ही अंदर वो मूव करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, टाइगर है वो मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करता है अपनी स्ट्रिप्स के साथ, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, अपनी केज में ही जो कुछ कदम है वो उनको चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जब वो चलता है तो कैसे चलता है, सभी जानते हैं कि पैरों से ही चला जाता है, तो अपने पैरों, उसके जो गद्दीदार पैर हैं, जो उसके बहुत ही गुदगुदे पैर हैं, बहुत ही सॉफ्ट पैर हैं, उनसे ही वो उस पर वॉक कर रहा है इन हिज क्वाइट रेज, और बहुत ही गुस्से में, मतलब शांत गुस्से में, बिल्कुल किसी को अपना शो ऑफ नहीं कर रहा है, जो उसके अंदर एंगर है वो अपने आप में ही रख रहा है, किसी को शो ऑफ नहीं कर रहा है।
ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस इन द स्टेंजा फर्स्ट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस स्टेंजा फर्स्ट में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। कई बार इससे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हमें लास्ट वर्ड को नोटिस करना पड़ता है, लास्ट वर्ड ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर हमने देखा स्ट्रिप्स, फिर स्ट्रिप्स, क्योंकि ये बिल्कुल नई स्कीम है तो ए। केस भी बिल्कुल नहीं है तो बी। क्वाइट बिल्कुल नहीं है सी। और रेज, तो रेज इनमें से तीन में से किसी से मिल रही है, यस, वो केज से मिल रही है, इसलिए हम कहते हैं केस को मैंने बी दिया था तो इसको भी क्या दे दिया, बी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। ओके, फिर हम आगे और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पर्सोनिफिकेशन है वो है क्या। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जो पोएट होते हैं वो उसे लिविंग मान लेते हैं, या एनिमल को भी लिविंग ह्यूमन की कैटेगरी में रख लेते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि टाइगर जो है, आप जानते ही हैं कि जो टाइगर है, टाइगर के लिए हम प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इट। और जो प्रोनाउन ही है वो किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस में जो मेल कैटेगरी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो पोएट ने यहाँ पर टाइगर के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रखा है, ही। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है कि ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। टाइगर जो वॉक कर रहा है अपनी विविड स्ट्रिप्स में, बहुत ही जो मूव्स बहुत धीरे धीरे चल रहा है अपनी ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ। तो इस तरीके से दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, जो कि एक जगह पर हमें इसमें देखने को मिलता है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर हमने क्या किया, पैड्स मीन्स होता है उसके जो फीट हैं, उसके जो पैर हैं, उसकी हमने जो यहाँ पर कंपैरिजन की है वो वेलवेट के साथ की है। वेलवेट जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ होता है, सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसके साथ की है। तो इसका मीन्स हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो होती है सिमिली और एक होता है मेटाफर। तो हम जानते हैं कि सिमिली जब भी होता है तो उसमें एज लाइक सो वर्ड का इस्तेमाल होता है। सिमिली में एज लाइक या सो का इस्तेमाल होना चाहिए, बट हम यहाँ देखते हैं कि एज लाइक सो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ईज़िली कह सकते हैं यहाँ पर कंपेयर हुआ है और एज लाइक सो का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। तो हम जानते हैं कि पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में मेटाफर का यूज़ हुआ है। उसके बाद हम और जान लेते हैं कि हमने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट क्या होता है आपको समझा देते हैं कि जब कोई भी लाइन, कंसेक्यूटिव लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क के मूव हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर इंजैबमेंट का इस्तेमाल होता है। तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि जो ये लाइन थी ये इस लाइन में आई, तो इस लाइन में आने के लिए यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं था। इस तरीके से जब यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इमेजरी का यूज़ हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजरी का यूज़ हुआ है। इमेजरी क्या होती है? जब इमेजरी का मीन्स होता है कि जब कभी भी हम कोई पोएम या कोई चीज़ पढ़ रहे हों तो उसकी फिगर हमारे सामने बन जाए। जब हम इस लाइन को पढ़ रहे थे कि ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो मूव करता है अपनी ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स के साथ। तो जब हम ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स की बात करते हैं तो एक टाइगर का जो इमेज है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, और ऐसे इमेज जब हमारे माइंड में आ जाते हैं वहीं पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा हो। ये एसोनेंट्स क्या होता है? जब वोवेल साउंड्स का हो रहा हो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स यूज़ हो रहा है। कहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं, हिज, स्ट्रेप्स, हिज, सा साउंड, स्ट्रेप्स, फिर सा साउंड, इस तरीके से कई बार सा साउंड का इस्तेमाल हो रहा है। स्टैक्स, यहाँ पर भी सा साउंड निकल रहा है। तो सा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस लाइन में कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है। एसोनेंस का यूज़ भी हुआ है, विविड स्ट्रिप्स, बी आई। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं वी, वी मीन्स ई की मात्रा, तो यहाँ पर साउंड हो गया वॉवेल। स्ट्रिप, तो इसमें भी ई का निकल रहा है प्रोनाउंस, तो यहाँ पर हम दोनों में कह सकते हैं यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ हुआ है। उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन मीन्स होता है विरोधाभास। जब कोई टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, लगातार आने वाले शब्द एक दूसरे से डिफरेंट मीनिंग रखते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये है कि बिटर स्वीट, बिटर बिटर स्वीट, कड़वा मीठा। तो ये क्या देखा कि कड़वा और मीठा ये दोनों एक दूसरे के कैसे वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड हैं। तो जब लगातार दो अपोजिट वर्ड आते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर देखा था इन द लाइन नंबर 4, क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स क्या बताया मैंने आपको, शांत, और रेज क्या होता है, द मीनिंग ऑफ रेज, क्रोध। तो क्रोध कभी क्या नहीं होता, शांत नहीं हो सकता। इसलिए हमने देखा कि शांत क्रोध मीन्स एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है जो कि ऑक्सीमोरॉन है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2। इन द स्टैंजा नंबर 2 द पोएट डिस्क्राइब, कि पोएट बताते हैं कि उसे कैसे होना चाहिए था। अभी तक उसने बताया कि पोएट ने दर्शाया कि जो टाइगर था वो कहाँ था। इन स्टैंजा नंबर 1 द टाइगर डिस्क्राइब दैट टाइगर इज़ इन द जू। टाइगर कहाँ था, अभी जू में था। अब वो ये बताते हैं कि उसे होना कहाँ चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए। तो वो ये बताते हैं कि उसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स हाइडिंग, उसे अपने आप को छिपाए होना चाहिए था। शैडो छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग थोड़ा रेंग कर, थोड़ा आगे धीरे से रेंगते हुए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था। कहाँ से, लॉन्ग ग्रास से। आप इस फिगर में देख सकते हैं, बहुत इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ग्रास है, ग्रास में टाइगर हल्का सा दिख रहा है, तो वो छिपकर हल्के से रेंगते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। और किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नियर द वाटर होल। वाटर होल, होल मीन्स पूल, उसे एक तालाब की ओर जो पूल है उसकी ओर आना चाहिए। बहुत ही साइलेंटली, चुपचाप आना चाहिए। अब जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर फैटी डियर पास, पास मीन्स गुजरते हैं, जहाँ से फैटी डियर क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो यहाँ पर पोएट फिर से एक बार जान लेते हैं कि क्या कहना चाहता है, कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे अपने आप को छिपाया होना चाहिए छाया में। छाया मीन्स कहीं झाड़ियों में उसे अपने आप को छिपाया होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे रेंग कर आगे आना चाहिए उस लंबी घास से। नियर द वाटर होल, उस वाटर के पूल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से फैटी बहुत ही मोटे ताजे डियर जो हैं वो गुजरते हैं या पानी पीने के लिए आते हैं। मूव फॉरवर्ड फॉर द लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के लिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इस स्टेंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि कैसे राइमिंग स्कीम को फाइंड करना है। तो अंडरलाइन कर लेते हैं लास्ट वर्ड्स को और देख लेते हैं। शैडो नया वर्ड है, ग्रास नया है, होल फिर नया वर्ड है, और पास। तो हमने देखा ग्रास और पास की राइमिंग
एक जैसी है, तो हमने पी लिया था, फिर से बी ले लिया। तो इस तरीके से हमने देखा था कि अगर स्टेंजा नंबर फर्स्ट ए बी सी बी और स्टेंजा नंबर 2 ए बी सी बी मीन्स सेम राइमिंग स्कीम हैज़ बीन फॉलोड इन स्टेंजा नंबर 2। गॉट इट। तो राइमिंग स्कीम के बाद हम आते हैं इंजैममेंट में। अभी आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपको इंजैममेंट देखने को मिल सकता है। आपने देखा कि लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 4, जब लाइन नंबर 2 से 3 में आई तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इंजैममेंट है। फिर हम लोग एक बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन क्या है, इसको जानते हैं। एलिट्रेशन है क्या? एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन होता है लेटर्स का, अक्षरों का जो है, अक्षरों की पुनरावृत्ति है उसे हम, तो एलिट्रेशन क्या है? अक्षरों की पुनरावृत्ति है। जब सेम लेटर एक ही लाइन में कई बार सेम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं एलिट्रेशन का यूज़। एलिट्रेशन का यूज़ कैसे हुआ है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, जो साउंड ऑफ पी, पी मीन्स पा का जो है, जैसे प्लम्प और पास, प्लम्प पास, तो एक जैसे देखिए पी से शुरू हुआ और ये भी पी से शुरू हुआ। जब दो वर्ड लगातार एक सेम लेटर से शुरू होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर क्या देखा आपने, प्लम्प, प्लम्प एंड सेकेंड वन पास, तो दोनों ही जो वर्ड्स थे और सेम लाइन में आने वाले हैं तो किससे शुरू हुए हैं? ये भी पी से शुरू हुआ, ये भी पी से शुरू हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। फिर इमेजरी, मैंने अभी आपको पिछले स्टेंजा में बताया था कि इमेजरी जब आपको पोएम पढ़ते समय एक फिगर बन जाए, तो आप जब इस पर को पढ़ रहे होंगे कि उसे झाड़ियों में छिपा होना चाहिए, तो कई बार आप नेशनल जियोग्राफी पर देखते हुए देखे होंगे कि कैसे टाइगर जो होते हैं वो एनिमल्स का प्रे करने के लिए अपने आप को हाइड रखते हैं और वो जैसे ही मौका मिलता है उस पर अटैक कर देते हैं और उसको उसका प्रे कर लेते हैं। Move our next stanza. Stanza number 3. In this stanza, the poet noted down he should be snarling around houses. पोएट ये बताता है कि अब उसे कहाँ होना चाहिए था। अभी पोएट जो है इस स्टैंजा में भी उसके बारे में सोच रहा है कि वो कहाँ होना चाहिए था। उसकी जो लाइफ थी वो एक जू में ना होकर एक जंगल में होनी चाहिए थी, और उसे पहले स्टेंजा नंबर 2 में उन्होंने बताया कि उसे घात लगानी चाहिए थी, उसे प्रे करना चाहिए था जानवरों का। इसमें वो बता रहा है उसे कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग, सॉरी, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स वार्निंग साउंड, उसे प्रोड्यूस करनी चाहिए वार्निंग साउंड, चेतावनी ध्वनियाँ। एट द जंगल सेज, कोई भी जो जंगल है, जंगल के किनारे पर उसे क्या करना चाहिए? वार्निंग साउंड को प्रोड्यूस करना चाहिए। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास, वेयरिंग मीन्स सोइंग, उसे अपने सो करने चाहिए। वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंग्स? फैंग्स मीन्स टीथ, जो जानवरों के दो आगे के बड़े खतरनाक दांत होते हैं उनको कहते हैं फैंग्स। तो उसे सो करने चाहिए अपने सफ़ेद दांतों को। हिज क्लास, अपने पंजों को उसे सो करना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और क्या करना चाहिए? उस विलेज को डराना चाहिए, पूरे विलेज में आतंक मचा देना चाहिए, उस विलेज को एक तरीके से 310 कर देना चाहिए, धमका देना चाहिए, डरा देना चाहिए। तो इन दिस स्टैंजा पोएट बहुत ब्यूटीफुली बताता है कि उस टाइगर को अभी कहाँ होना चाहिए? उस टाइगर को घरों के आसपास होना चाहिए। एट द जंगल सीज, जो घर कहाँ बने हुए हैं? जंगल के किनारों पर बने हुए हैं। कई बार आप देखते होंगे कि जो कोई बस्ती होती है, कोई सिटी होता है, कोई टाउन होता है, वो जंगल के पास में ही होता है, जंगल से थोड़ी ही दूर पर होता है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जंगल के आसपास जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं और जो घर बने हुए हैं, वहाँ पर उसको स्नार्लिंग साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए, वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए। मीन्स उन्हें डराना चाहिए। क्या करके? वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाकर, हिज क्लास, अपने
पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, उस विलेज को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए। इसकी लिटरेरी डिवाइस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कई बार हम आपको भी पिछले 2 स्टेंजाज में बता चुके हैं कि राइमिंग स्कीम फाइंड करना कोई टफ नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी ए सी और बी। तो आपने देखा होगा एज विलेज लगभग राइमिंग सेम है और किसी की सेम नहीं मिल रही है, तो सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है। ए बी सी बी राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है पूरी ही कंप्लीट पोएम में। आगे देखते हैं इंजैममेंट। इंजैममेंट भी अभी आपको मैंने बताया। इंजैममेंट में क्या होता है, जब 2 कंसेक्यूटिव लाइंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स मूव हो जाती हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में, तो उसे इंजैममेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकेंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में मूव हुई है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। कोई पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है। फिर हम एक नई यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, दैट इज़ ओनोमोटोपोइया। क्या होता है ओनोमोटोपोइया? ओनोमोटोपोइया होता है साउंड। जब भी किसी भी पोएम में अब साउंड, किसी की भी साउंड की जब लगे कि यहाँ पर कोई साउंड की बात हो रही है, किसी प्रकार की आवाज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो ओनोमोटोपोइया होता है। जैसे यहाँ पर कौन सी साउंड थी, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है एक तरीके से डराने वाली आवाज़, वार्निंग साउंड। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ओनोमेटोपोइया का यूज़ हुआ है। एसोनेंस अभी आपको बताया था, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस होते हैं। तो जहाँ पर बॉबल साउंड हो, जैसे शुड, अराउंड, SHO, ओ अराउंड, ARO, तो लगभग ओ साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। वेयरिंग, हिज वाइट हिज, तो यहाँ पर क्या है, आई साउंड कई बार रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंस में देखें तो हिज, फैंक्स, हिज, क्लास, जा जा जा, लगभग जो लास्ट में है वो एक जैसा साउंड, यस का रिपीटेशन कई बार हो रहा है। तो इस तरीके से एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल भी कहा जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टेंजा नंबर 4। थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इन स्टेंजा नंबर 4 में हम देखते हैं कि जो पोएट है अब वो बता रहा है कि पहले स्टेंजा में पोएट ने बताया कि जो टाइगर है वो एक जू में बंद था। स्टेंजा नंबर 2 में उन्होंने बताया कि उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए। मीन्स जो डिस्क्रिप्शन था वो एक जंगल का था स्टेंजा नंबर 2 में। थर्ड में भी हमने देखा कि स्टेंजा नंबर 3 में भी जो डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया है वो भी एक कहाँ का दिया है, फॉरेस्ट का दिया है। स्टेंजा नंबर 4 में जब हम मूव करते हैं तो हमें फिर से ये लगता है, जब हम इसको पढ़ते हैं कि ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसे तो लॉक कर दिया गया है एक कंक्रीट सेल में। कंक्रीट मीन्स जो कोठरी है, एक तरीके से कह सकते हैं एक रूम है जिसको ईंट, पत्थर, बजरी इन सब चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। तो उसमें उसको लॉक कर दिया गया है, जहाँ हिज स्ट्रेंथ, जहाँ पर उसकी जो ताकत है बिहाइंड बार्स, वो हो गई है किसके पीछे, उन लोहे की सलाखों के पीछे, उन लोहे की राड के पीछे, जहाँ पर उसकी पूरी ताकत कैद हो गई है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज हेड, अभी आपने एक बार पढ़ा था स्टैकिंग मीन्स मूव स्लोली, तो वो उतना ही मूव कर पा रहा है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, उतना मूव कर पा रहा है जितना लेंथ उसकी केस की है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है, जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पलेस है, बहुत ही असहाय है, वो अपने आप में बहुत परेशान है, इसीलिए वो किसी भी विजिटर में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में भी कि यहाँ पर जो टाइगर है उसके पीछे कई विजिटर्स हैं, बट ही इग्नोर देम, उनको इग्नोर करता है। इसके फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम आपको जैसा कि बताया कि सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है। पर्सनिफिकेशन एक बार फिर से हम यहाँ पर इस लाइन में भी देख सकते हैं, ही आया है, तो ही मैंने बोला है कि ही टाइगर के लिए आया है, तो फिर यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन का यूज़ हो गया। फिर से यहाँ पर अगली लाइन में भी देख सकते हैं कि हीज़ का यूज़ हुआ है।
फिर हिज का यूज़ हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर्सनिफिकेशन का कई बार यूज़ हुआ है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं कि एसोनेंस और कॉन्सोनेंस भी यूज़ हुए हैं, साउंड से आप देख सकते हैं। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, जब सेम टू लेटर्स स्टार्ट विद सेम लेटर, जब दो वर्ड एक लेटर से ही स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बा साउंड है, बट और बिहाइंड, तो यहाँ देखा होगा बिहाइंड वार्स, तो ये भी है बट है, लेकिन उस लाइन में दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं लाइन नंबर 2 में बिल्कुल 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड हैं और दोनों ही सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं। बिहाइंड वार्स, बिहाइंड एंड वार्स, तो ये भी बी से शुरू था और ये भी बी से शुरू था। तो यहाँ पर हम इजीली कह सकते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 5 की ओर। तो जो स्टेंजा नंबर 5 है, यहाँ पर हम देखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि जो ही आया है वो किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। जो टाइगर है वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। और वो अंतिम आवाज़ किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। वैसे तो पेट्रोलिंग कार्स पुलिस की गाड़ियों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स का मतलब ये है कि जो इंस्पेक्शन करते हैं जू का, जो जू में इंस्पेक्ट करते रहते हैं, तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो देखते रहते हैं कि कौन सा जानवर क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से पूरे जू का इंस्पेक्ट करते हैं। तो उनकी जो गाड़ियों की साउंड है वो उन्हीं के लास्ट में, जो रात में अंतिम आवाज़, वो उन पेट्रोलिंग कार्स की ही सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और फिर घूरता है। स्टेयर्स मीन्स लुक क्लोजली, फिर बहुत अच्छे से घूरता है। विद हिज, अपनी ब्रिलियंट आइज़, अपनी ब्राइट आइज़ से, अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ ब्रिलियंट का मीन्स ब्राइट है, तो वो ब्राइट आइज से, अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को देखता है। तो यहाँ पर हम अगर एक सेंस लगाएं तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि आकाश में देखकर मानो वो ये इमेजिन कर रहा है कि भगवान, हे गॉड, आपने मुझे कहाँ किस तरीके से लाइफ में दे दिया है, जहाँ पर मेरी फ्रीडम को एक छोटे से जो केस है उसमें कैद करके रख दिया। मानो वो एक शिकायत कर रहा हो ऊपर अपने भगवान से, गॉड से, वो एक शिकायत अपनी कर रहा हो, क्लेम कर रहा हो कि कैसे आपने मुझे इस छोटे से पिंजरे में मेरी इतनी स्ट्रेंथ को, ताकत को कैद करके रख दिया है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि जो ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वो सुनता है अंतिम आवाज़ एट नाइट, रात में, और वो आवाज़ होती है द पेट्रोलिंग कार्स। कौन सी, गश्त लगाने वाली कार्स की, जो इंस्पेक्ट करते हैं उस जू को। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, फिर वो घूरता है अपनी ब्राइट कलर्ड आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले तारों को। इसके फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि पूरी कंप्लीट पोएम में ABCB यही राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है। इसके बाद इंजाइमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि जो लाइन नंबर 3 है उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि एलिट्रेशन का यूज़ भी हुआ है। एलिट्रेशन का यूज़ आप कैसे ढूंढ पाएंगे, आप खुद ही ढूंढने का प्रयास करिए कि ही और हियर्स। आप पहले ही, जब सबसे पहले ही पढ़ेंगे ही और हियर्स, तो देखा कि जो ही था वो कैप H से शुरू हुआ और जो हियर्स था वो भी किससे शुरू हुआ, H से। तो देखा कि जब दो लगातार वर्ड्स किससे शुरू हो रहे हैं, सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन का यूज़ हो जाता है, वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ माना जाता है। एसोनेंस का यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इस बाद में इसके फाइनली एक बार समरी पढ़ लेते हैं कि क्या इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि हमने स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, उसके बाद भी एक बार कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि कैसे इस पोएम में क्या रहा। द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। जो पोएम है वो शुरू होती है एक वर्णन के साथ, एक टाइगर के वर्णन के साथ। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर है।
एंड इज़ वॉकिंग हिज लिटिल केज, और वो वॉक करता है अपने छोटे से पिंजरे में। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन, जैसा कि हमने देखा कि वो रखता है बहुत ही सुंदर स्ट्रिप्स, पट्टियाँ अपनी स्किन पर। एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पास, और वो रखता है वेलवेट लाइक, जैसे बहुत ही बहुत सॉफ्ट, मैंने बोला था कि एक सॉफ्ट क्लॉथ की तरह सॉफ्ट पॉज, उसके जो पॉज मीन्स पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है। बट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन टाइगर प्रसन्न नहीं है, इज़ क्वाइट एंग्री, और वो बिल्कुल नाराज़ है अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। क्यों? क्योंकि उसे कैद करके रखा गया है। किसमें? केज में। द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज, अगर टाइगर को कन्फाइन ना किया गया होता इस जू में, जू के पिंजरे में, तो ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी, तो वो अपने आप को छिपा रहा होता, स्वयं को छिपा रहा होता बड़ी बड़ी घास में, किसी भी वाटर बॉडी के पास। इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, क्या करने के लिए? अपने शिकार को करने के लिए। दैट इज द डियर, जो क्या हो सकते थे? डियर। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, और जो गांव होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास होते हैं, उन गांवों में वो टेरराइज कर रहा होता, लोगों को डरा रहा होता। बट रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट टू दिस, लेकिन जो आज वास्तविकता है वो इससे बिल्कुल हटकर है। ही वॉज कन्फाइंड इन अ केस, उसे कन्फाइन कर रखा, उसे कैद कर रखा गया एक केज में, पिंजरे में, विच वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, जिसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बनाया गया है। एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, और वो बिल्कुल वहाँ पर असहाय है। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, वो अपनी पावर्स को भी नहीं शो कर सकता उन विजिटर्स को। देयरफॉर, इसीलिए नेवर ट्राई टू टेरराइज दम, इसलिए उन्हें कभी डराने का प्रयास नहीं करता है। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड, टाइगर को डिस्क्राइब किया गया एज बीइंग पावरलेस, एक पावरलेस हो जाने के रूप में, और एगोनाइज्ड और सैड बाय द पोएट, पोएट के द्वारा जो टाइगर है वो बहुत ही दुखी व्यक्त किया गया है। ही सेज, वो कहता है दैट ड्यूरिंग नाइट आल्सो ही इज़ अलोन, रात में भी वो अकेला है। हियरिंग द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस एंड लुकिंग एट द स्टार्स, तो रात में मान लीजिए, चाहे पुलिस की गाड़ी मान लीजिए जो पेट्रोलिंग करती हैं, गश्त लगाती है, या फिर इंस्पेक्शन जो ऑफिसर्स होते हैं जू के, उनको मान लीजिए, तो उन्हीं को वो रात में सुनता है, अंतिम आवाज़ वही सुनता है और स्टार्स को देखता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनालिटी, जो पिंजरे का जीवन था उसने टाइगर की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसके गुण होते हैं, उनको बिल्कुल बदल के रख दिया। द पोएट इज ट्राइंग टू से, पोएट कहने की कोशिश कर रहा है दैट द एनिमल विच इज़ फेमस फॉर इट्स fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings, जो पोएट यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एनिमल विच इज़ फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस, जो बहुत ही फेमस है अपनी फियरलेसनेस के कारण, जो अपने मतलब जिसको कभी डर नहीं होता, जिसके अपने बिना डर के लिए अपने फेमस है, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी स्वतंत्रता को कन्फाइन कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है। एंड सैड, और वो दुखी है, ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, उन मानव के द्वारा जो किए गए, या मानव जाति के द्वारा दुखी है। हु वांट टू डिराइव प्लीजर व्हाइल लुकिंग एट हिम इन द जू केज, जो आनंद लेते हैं, जिन्हें आनंद आता है उसे देखकर, कहाँ? उस पिंजरे में बंद देखकर जिन्हें आनंद आता है। Thank you very much for watching complete video. Okay.